I mean, given this is the first class, the very first question, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि इतिहास क्या है. What is इतिहास? What is history? अब अगर आप हिस्ट्री की एक नॉर्मल डेफिनेशन देखोगे, it says that anything that has happened in the past, especially in human affairs. History deals with anything that has happened in the past. पुरानी घटी घटनाओं या उससे रिलेटेड घटनाओं के बारे में जो क्रम अनुसार बातें करी जाती है वो हिस्ट्री है. बट हियर इज वेयर द मेन प्रॉब्लम लाइज. हिस्ट्री का कोई कट ऑफ डेट नहीं होता है. एंड बिकॉज यहाँ पे जैसे आपको बात करी जा रही है पास्ट इवेंट्स के बारे में, द सेम थिंग कैन बी सेड फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड यस्टरडे. कल जो हुआ वो भी हिस्ट्री है मेरे लिए. आज से 10 साल पहले जो हुआ वो भी हिस्ट्री है मेरे लिए. और आज से 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, 1 करोड़ साल, ऑल ऑफ दैट इज हिस्ट्री. सो देन अगर हमको हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत करनी है या फिर हिस्ट्री के बारे में जानने की शुरुआत करनी है तो शुरुआत होनी कहां से चाहिए. Now usually बुक्स के अंदर क्या होता है, we have a good division of ancient history. ये रही हमारी ancient history की किताबें. Then you have your medieval history and then you have your modern history. And usually ancient history में भी थोड़ी बहुत डिबेट चलती है. बट क्या होता है, हम NCERT पढ़ते हैं या फिर कोई और किताब उठाते हैं और उस किताब में जिस हिसाब से लिखा होता है उस हिसाब से हम हिस्ट्री को देख लेते हैं, राइट. बट द मेन क्वेश्चन स्टिल स्टेज कि ठीक है, अगर ancient history starts with the very first records of history, right? Written history या recorded history, और उससे पहले वाले टाइम को हम प्री हिस्ट्री बोल देते हैं. But what happens beyond that? ठीक है, मान लिया that humans came to earth, humans का जब evolution होना शुरू होता है around 7 million years ago की बात है, जब human evolution properly start होता है, जब हमारे जो पूर्वज हैं वो chimpanzees और humans की 2 अलग branches में बढ़ जाते हैं. बट उससे पहले भी history है, right? History goes beyond that as also. सो दैट इज वाई सारे जो हमारे कलेक्टिव, हमारी जो साइंटिफिक सोसाइटी है, स्पेशली विद द जियोलॉजिस्ट एंड पेलियोंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन सब ने मिलकर जो कॉमन डेफिनेशन दी है वो यही है कि दैट हिस्ट्री बिगिंस वेयर अर्थ बिगिंस. हिस्ट्री की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां से हमारी इस पृथ्वी की शुरुआत होती है. और पृथ्वी की शुरुआत होती है हमारी 4.54 बिलियन ईयर्स अगो से, राइट. बट दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के एक्चुअली देखा जाए तो 2 पहलू होते हैं. एक होता है जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो, और दूसरी चीज है इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री को बताने वाला वो. बिकॉज व्हाट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड इन योर हेड इज दैट हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ पर्सपेक्टिव्स या नजरिए जो होते हैं उसकी एक कहानी होती है. लिखने वाला जो नजरिया आपको देना चाहते हैं आप वही नजरिया इस्तेमाल करोगे, बिकॉज आप उस टाइम पीरियड पे मौजूद नहीं थे. तो अब आपको जो भी हिस्ट्री में मिलता है वो क्या है, बेसिकली वो एक नाट्य रूपांतर है ऑफ द थिंग्स दैट हैज हैपेंड बिफोर, राइट. सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री और यू बिगिन टू लर्न हिस्ट्री. हिस्ट्री हैपेंस इन 2 प्लेसेस. हिस्ट्री 2 जगहों पे होती है. एक वो जब घटी थी, कैसे घटी थी, और उसको उस चीज को बताने वाला कौन है. एंड दैट इज वेयर वी बिगिन आवर हिस्ट्री. सो लेट्स बिगिन. आजादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आजाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना. The scheduled cast's leader, Dr. B.R. Ambedkar. Gandhi, Dr. King, dramatized and defined the technique of non-violence, yet he also said that the only alternative to fear is violence. Industry honors India's Prime Minister Nehru. The talks between Indian leaders and members of the cabinet mission Lawrence go into conference with the representatives of princely India. You must plead guilty or not guilty. I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. अब यूजुअली जब हम ये इमेज देखते हैं हमारे सामने, द फर्स्ट थिंग दैट वी थिंक अबाउट इज किस तरह हमारे पूर्वज जो चिंपैंजीज थे या फिर टेक्निकली होमोनिन इनको कहते हैं से हमारा जो एवोल्यूशन हुआ था, दिस इज इट. ये पिक्चर हमको सारे एवोल्यूशन के बारे में बताता है, राइट. दिस इज व्हाट टेल्स अस ऑल अबाउट एवोल्यूशंस एंड एवोल्यूशन थ्योरी. बट जो हम बार बार भूल जाते हैं वो ये है कि जो एवोल्यूशन है ना, ये जो टाइम पीरियड सिर्फ इस एवोल्यूशन का, ये अगर मैं पूरे अर्थ के एज के हिसाब से कंपेयर करके देखूं तो ये कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट
वन ऑफ द बेस्ट कंपैरिजंस डन टू शो दिस वाज दैट कि अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ की पूरी लाइफ है, उसको राइट फ्रॉम 4.4 बिलियन ईयर्स से लेकर अभी तक के टाइम पीरियड को अगर मैं एक 24 घंटे के दिन में डिवाइड करूं, तो उस 24 घंटे के दिन के अंदर मैं पाऊंगा कि सबसे पहली बार जब लाइफ फॉर्म आता है अर्थ में, वो आता है सुबह के 7 बजे के करीब। सो 12 बजे से अगर अर्थ शुरू होता है तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म कम्स इन 7 AM, फर्स्ट लाइफ फॉर्म बाय द वे। एंड इसी तरह अगर मैं इसी तरह कंपेयर करते चला जाऊं, द वेरी फर्स्ट टाइम्स दैट ह्यूमंस अपीयर ऑन दैट क्लॉक वुड बी एट 11:59 PM 59 seconds। मतलब आखिरी के सेकंड के माइक्रो सेकंड में यूजुअली ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करी जाती है। तो आप देख सकते हो, बिकॉज ह्यूमन एवोल्यूशन यूजुअली कहा जाता है कि स्टार्ट्स अराउंड द 7 मिलियन ईयर अगो मार्क, और ये बात हो रही है 4.54 बिलियन ईयर्स अगो की। तो मतलब यू कैन इमेजिन कि अगर मैं अमिताभ बच्चन जी की सारी मूवीज को ले लूं, सारी मूवीज को एक बड़ा कंपाइलेशन बना लूं मूवी का, तो उस मूवी के आखिरी के जो 1 सेकंड की जो स्क्रीन होगी ना, उस स्क्रीन के अंदर ह्यूमन एवोल्यूशन आएगा, बाकी पूरा का पूरा जो अर्थ का एवोल्यूशन है वो होगा। एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये जो वर्ड है ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये यूजुअली हमको दर्शाता है कि अर्थ जो है उसका टाइम स्केल क्या रहा होगा, वो किस तरह से डेवलप हुई होगी। और इस पूरी चीज को जानने के लिए हम यूजुअली इस टाइम स्केल को डिफरेंट मेजर्स में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह एक बड़ी लेंथ को नापने के लिए हमारे पास किलोमीटर होता है, उसी तरह उसके थोड़े से छोटे को नापने के लिए मीटर होता है, और छोटे से छोटे को नापने के लिए वी हैव सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड ऑल दीज डिफरेंट लेंथ्स। सिमिलरली अर्थ के टाइम स्केल को मापने के लिए वी हैव दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को यूजुअली उसी तरह जिस तरह किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर है, उसी तरह डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सो इक्विवेलेंट टू किलोमीटर वुड बी समथिंग नोन एज ईयॉन्स। ईयॉन्स जो है हमारा सबसे बड़ा टाइम स्केल है इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसके बाद आता है एरास, फिर पीरियड्स, फिर एपॉक्स एंड फिर एजेस। अब यहाँ पे जो जानने की चीज है, सबसे मेन चीज जो जानने की है वो ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, लोगों ने इस इयॉन्स, एराज, इन सारी चीजों की बात करनी शुरू कहाँ से की। एंड इसके लिए थोड़ा बहुत हमको हिस्ट्री के ही कुछ महर्तियों के पास जाना पड़ेगा। उनमें से सबसे बड़े जो महर्ति थे, वो फर्स्ट थॉट अबाउट दिस, जिन्होंने सबसे पहली बार इसके बारे में चर्चा की थी, सोचा था, वॉज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ निकोलस स्टेनो। निकोलस स्टेनो जो थे, उन्होंने 1669 में अपनी एक किताब में पब्लिश करा था कि अर्थ का जो लेयरिंग है ना, अर्थ के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स है, जो डिफरेंट स्ट्रेटा है, उसके हिसाब से हम अर्थ के एज के बारे में जान सकते हैं। राइट, अब इसी चीज के ऊपर बिल्डअप करते हुए वी हैड दिस इटालियन साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ जियोवानी, आर्डुइनो जियोवानी। नाउ आर्डुइनो जियोवानी कहते हैं, with Giovanni Arduino, he says he basically started naming all these stratas। उन्होंने उनको नाम देना शुरू किया कि सबसे नीचे एकदम प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा, क्वाटरनरी होगा। बट आर्डुइनो के एग्जाम्पल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप अर्थ को देखोगे, अर्थ के जो स्ट्रेटास हैं वो सारे के सारे सेम लेवल पे थोड़ी हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज मैं दिल्ली में बैठ के खुदाई करूंगा और जो मुझे लेयर मिलेगा, वर्सेस जो मैं माउंट एवरेस्ट के वहां पे बैठ के खुदाई करूंगा और जो मुझे लेयर मिलेगा वो सेम लेयर मिलेगा, डिफरेंट भी हो सकता है। राइट, उसी तरह जरूरी नहीं है कि आज मुझे ओशंस के ऊपर की जो लेयर्स मिल रहे हैं और ओशन के अंदर जो लेयर मिल रहे हैं वो सेम हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी, बट द आइडिया हियर बेसिकली इज दैट कि जो हमारे जो स्टेनो ने कहा था कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ में डिफरेंट टाइम स्केल मुझे मिलता है, इस टाइम स्केल को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए था कि मैं बोल तो सकूं कि अच्छा, जैसे अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी कि हमको जो रिंग्स मिलती हैं, when we talk about let's say, अगर आपने अपने स्कूल के अंदर you must have read about how if you cut a tree, अगर आप एक ट्री को कट करते हो, उस ट्री को कट करने से आपके उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिफरेंट रिंग्स मिलती हैं, और रिंग्स के हिसाब से आप दर्शा पाते हो कि वो ट्री की जो एज है वो कितनी होगी। बहुत बार उस ट्री के जो रिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत पास होते हैं,
एंड कुछ रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जो दर्शाते हैं कि कितनी बारिश हुई थी, या फिर अगर वहाँ पे कहीं पे थोड़ी ज़्यादा डार्कनिंग होती है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि शायद वहाँ पे ड्रॉट पड़ा होगा या फिर वहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ होगा ट्री के अंदर। बट बेसिकली वो जो ट्री के लेयर्स हैं उससे हमको पता चलता है ट्री की लाइफ कैसी हुई होगी। उसी तरह उसी लेयर को मैं अगर एक्सपैंड कर दूँ और अपने अर्थ के क्रस्ट के अंदर देखूँ तो उसी लेयर के हिसाब से मुझे पता चलता है कि अर्थ में लाइफ कैसे आया होगा या अर्थ की ही हिस्ट्री क्या होगी। बट स्टेनो और आर्डुइनो दोनों के आर्ग्यूमेंट में एक प्रॉब्लम ये थी कि दोनों के पास कोई बेंचमार्क नहीं था। उन्होंने उधर बोल दिया स्टेनो ने कि जिस तरह लेयर्स होंगे उसी तरह हम देख लेंगे कि जो लेयर ज्यादा इनसाइड है वो ओल्डर है और जो लेयर ज्यादा ऊपर है वो न्यूअर है। तो ये तो आप बोलोगे कि सर दिस इज अ कॉमन नॉलेज, ये तो स्टेनो ने इतनी बड़ी क्या बात कर दी। बट बॉस 1669 में उस टाइम पे लोगों को लगता था ये जो फॉसिल्स आते हैं ना, जो जमीन से उखाड़ के चीजें मिलती है वो आसमान से आती हैं। तो आप समझ सकते हो कि लोगों के लिए थोड़ा अचंभित करने वाला आइडिया होगा। उसी तरह जो चीज़ जियोवानी ने देखी थी, जियोवानी का भी जो आइडिया था, आर्डुइनो का जो आइडिया था, उसमें भी कोई एक बेसिक यूनिट नहीं था कि हम किस तरह स्टेटस को मेजर करें। यहाँ पे आते हैं हमारे अराउंड 1890s वी हैव अ पर्सन बाय द नेम ऑफ विलियम स्मिथ। विलियम स्मिथ ने बोला कि बॉस ये बड़ा ही इजी प्रॉब्लम है, लेट्स जस्ट लुक एट फॉसिल्स। हम फॉसिल्स को देखते हैं, फॉसिल्स के हिसाब से जो फॉसिल जिस स्ट्रेटा में मिलेगी, चाहे वो किसी भी हाइट में मिले या किसी भी लेयर में मिले, मैं उस हिसाब से बोल सकता हूं कि ये सारा जो स्ट्रेटा है पूरे अर्थ के अंदर, ये जो स्ट्रेटा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आकर हुआ होगा, और इसके ऊपर वाला जो स्ट्रेटा है जिसमें एक दूसरा फॉसिल मिल रहा है वो एक डिफरेंट टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट हुआ होगा। अब इसका बढ़िया एग्जांपल यही है कि मान लीजिए देयर इज अ फॉसिल ऑफ ट्रिलोबाइट्स। ट्रिलोबाइट्स वर वेरी एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और उसके बाद आता है एमोनाइट्स। एमोनाइट्स उनका एक इवॉल्व फॉर्म था। तो मतलब पूरे अर्थ के अंदर जहां पे भी मुझे ट्रिलोबाइट का फॉसिल मिलेगा, एमोनाइट का फॉसिल हमेशा मुझे उसके ऊपर के लेयर में ही मिलेगा, उसके नीचे के लेयर में नहीं मिल सकता, बिकॉज वो उससे इवॉल्व होके आया है। एंड इस चीज ने दुनिया ही बदल दी, बिकॉज विलियम स्मिथ का ये जो आइडिया था ना कि फॉसिल के हिसाब से हम लेयर्स को देखेंगे। अभी देखो आपको और मुझे ये बहुत कॉमन लग सकता है बिकॉज ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं, बट इनिशियली ये कॉमन नहीं था, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस वाज गेम चेंजिंग। विलियम स्मिथ ने जैसे ही बोला हम फॉसिल्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं पूरी अर्थ का जो एज है, पूरा अर्थ का जो टाइम स्केल है, that's it, that changed everything, and that's how we started making different demarcations of the earth strata. अब हम उन्हीं डिमार्केशंस की बात करने वाले हैं। अब जो सबसे पहला डिमार्केशन है ईयॉन्स का, उसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है हेडियन ईयॉन। अब हेडियन ईयॉन जो है, ये जो नाम पड़ा है वो नाम पड़ा है ग्रीक गॉड ऑफ हेल से, जो हमारे ग्रीक माइथोलॉजी में हमारे जो नर्क के देवता है उसके नाम से। एंड ये बड़ा ही फिटिंग नाम है बिकॉज इस टाइम पीरियड में जो अर्थ है, मेरा अर्थ अभी अभी जस्ट फॉर्म हुआ है। सो इट इज नथिंग बट अ हॉट बॉल ऑफ लावा। वो पूरा का पूरा एक जलता लावा का गेंद है जिसके अंदर कंटिन्यूस मीटेरॉइड इंपैक्ट्स हो रहे हैं। एंड टू अ पॉइंट सिर्फ मीटेरॉइड इंपैक्ट्स नहीं, विद इन 100 मिलियन ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन, 100 मिलियन ईयर्स के अंदर ही एक बड़ा सा प्लैनेट आता है बाय द नेम ऑफ थिया। ये जो प्लैनेट आता है वो अर्थ से टकराता है और टकराने के बाद इतना बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे अर्थ के इर्द गिर्द घूमते 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 मून का शेप लेते हैं। दे बिकम द मून एंड दिस ऑल हैपेंस ड्यूरिंग द हेडियन ईयॉन। एक और चीज, एक बड़ी चीज जो इस टाइम के दौरान जो होती है वो ये है कि अगर इफ द होल अर्थ इज लावा, अगर पूरा का पूरा अर्थ लावा है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो अंदर जो एरिया है, जो कोर है, दैट इज गोइंग टू बी मच हॉटर देन द आउटसाइड लेयर्स। तो जो हॉट लेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, बिकॉज आपको पता है हॉट मैग्मा इज लाइटर देन कोल्ड क्रस्ट। तो हॉट मैग्मा ऊपर की तरफ जाएगा और कोल्ड क्रस्ट नीचे की तरफ आएगा। ये जो कन्वेक्शन करंट है वो चलता रहेगा। अब इसकी वजह से ही बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी हमारे अर्थ के अंदर होगी। सो अब वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, मीटेरॉइड्स टकरा रहे हैं, तो यू कैन, एंड ऑलरेडी इसका जो अभी एवरेज टेम्परेचर है जो इनिशियली अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता था, वो अब धीरे धीरे कम होता है, अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। बट इट्स स्टिल इनहेबिटेबल। आप सोच सकते हो अगर पूरे अर्थ का टेम्परेचर अभी अगर 400 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा? एवरीथिंग विल वेपराइज, राइट। तो वो कंडीशंस थी हमारी। बट यहाँ पे एक और चीज याद रखना
ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं और ये जो मीटरॉइड स्ट्राइक्स हैं, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए. व्हाई? बिकॉज द वॉल्केनिक एक्टिविटी इज नाउ पुटिंग अ लॉट ऑफ गैस इनटू द एटमॉस्फेयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं इस वॉल्केनिक एक्टिविटी से, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया. ऑल ऑफ दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम दीज वेंट्स. एंड उसी तरह ये जो मीटरॉइड्स आके टकराने रहे ना हमारे पास, दीज मीटरॉइड्स आर नथिंग बट फ्लोटिंग रॉक्स ऑफ आइस. तो ये जो आइस आके मेरे से टकरा रहा है, दैट इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ वाटर. और ये जो गैसेस ऊपर जा रही हैं, व्हाट इज दैट गिविंग मी? दैट इज स्लोली गिविंग मी अ प्रोटो एटमॉस्फेयर ऑफ सॉर्ट्स. बिकॉज देखो, ये जो अर्थ है, इट इज नाउ ह्यूज इनफ टू हैव इट्स ओन ग्रेविटी. और ये जो बड़ी सी ग्रेविटी है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसको पकड़ के रखा है उसने. वो गैसेस को एस्केप नहीं करने दे रहा है. And because of that, what is happening? We are slowly forming a proto-atmosphere. अब यहाँ से कहानी को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं. अब यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे हमारे दूसरे ईयन में, which starts around 4 billion years ago, यूजुअली ये जो डिमार्केशंस होंगी ना, चाहे वो ईयन्स के बीच के डिमार्केशंस हो या हमारे एपॉक्स के बीच की डिमार्केशंस हो, एराज के बीच के डिमार्केशंस हो, ये डिमार्केशंस को यूजुअली किसी आर्बिट्री नंबर पे नहीं रखा जाता कि अरे 4.5 तक लेते हैं, फिर 4 तक लेते हैं, फिर 4 के बाद 3.5 या 2.5. ऐसा नहीं. देयर मस्ट हैव बीन सम मेजर जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इवेंट जिसकी वजह से ये डिमार्केशंस आती हैं. सो व्हाट इज द मेजर डिमार्केशन दैट कम्स हियर? ये जो हमारा 4 बिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है? वी यूजुअली टेक दिस टाइम पीरियड एज a demarcating period for 3 main reasons. Number 1, something known as the late heavy bombardment. बड़ा सा नाम है late, because initially पहले बहुत सारी मीटरॉइड्स टकराती थी, फिर वो मीटरॉइड बंद हो गई, फिर अचानक से अराउंड 4 बिलियन ईयर्स टाइम पीरियड के आसपास another bombardment happens. So that is why it is known as a late heavy bombardment. Heavy because a lot of meteoroids come and crash into the earth, and bombardment because फेंका जा रहा है. और ये जो फेंका जा रहा है वो क्या था? These are again asteroids, and asteroids are what? They are chunks of ice and minerals. तो ये जो chunks of ice and minerals जो आके गिर रही थी हमारे अर्थ के ऊपर, इन्होंने क्या किया? अपने साथ इतना सारा वो पानी लेके आए, और ये जो पानी जो था वो धीरे धीरे हमारा जो क्रस्ट था, अब क्रस्ट इज नाउ कूलिंग डाउन. वो जो प्राइमोर्डियल हीट था इनिशियली, जो इतना सारा हीट फॉर्मेशन अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पीरियड के दौरान बन रहा था, वो भी धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा था. तो जिसकी वजह से क्रस्ट मेरा कूल डाउन होने लगा, और ये जो मीटरॉइड्स आके टकरा रहे थे अपने साथ पानी लेके आ रहे थे. अब कूल डाउन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ठंडा हो रहा है, नहीं, इट्स स्टिल वेरी हॉट. राइट नाउ द टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस. So around 260 degrees Celsius, because now we are coming down from 2000 degrees Celsius to 400 degrees Celsius, and now from 400 degrees Celsius से around 200 degrees Celsius के आसपास आ रहे हैं. But इस time period में भी, because it's 200 degrees Celsius, the water should have been evaporated, right? पानी तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में evaporate हो जाता है. बट क्या आप लोगों को ये एक पर्टिकुलर फैक्ट पता है that if you go and boil water on Mount Everest, पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा? इट्स एन अमेजिंग फैक्ट टू थिंक अबाउट, बिकॉज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एवरेस्ट पे अगर आप जाके पानी उबालोगे, इट विल बॉयल एट 68 डिग्री सेल्सियस, नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. बट इस टाइम पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग द आर्कियन पीरियड, the atmosphere is full of carbon dioxide, full of methane, full of ammonia and other heavy gases. तो इसकी वजह से इस टाइम पीरियड में जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, it's very very high, around 200 times higher than what the atmospheric pressure it is today. तो यहाँ पे जो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के दौरान भी जो पानी जो था वो बॉयल नहीं हो रहा था, वो इवेपोरेट नहीं हो रहा था, वो पानी was staying as liquid water, and this liquid water became the first place where life was going to occur. And this is a very very interesting thing to think about, because अगर आप सोचोगे इस चीज के बारे में कि सर
हाउ डिड फ्रॉम ऑल दिस हेलिश लाइफ, ये जो नर्क की तरह ये जो हमारा अर्थ बना हुआ है, इसमें किस तरह नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स आए? एंड पहले एक थ्योरी ये भी चली थी कि शायद लिविंग थिंग्स केम थ्रू एस्ट्रॉइड्स, बट बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज नोन एज द प्राइमोर्डियल सूप एक्सपेरिमेंट, जिनमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन और वाटर के इस मिक्सचर के अंदर दे पास लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही थी? बिकॉज द atmosphere at that point had a lot of different ions floating around, had a lot of these gases floating around जो एक दूसरे से टकराते थे, उनके अंदर चार्ज डेवलप होता था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती थी। तो इस प्राइमोर्डियल सूप के एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने देखा कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दीज थ्री थिंग्स दे क्रिएटेड अमीनो एसिड्स, द वेरी फर्स्ट अमीनो एसिड्स। तो उस टाइम पीरियड पे भी ये जो अमीनो एसिड्स थे वो फ्लोट हो रहे थे, वो क्रिएट हो रहे थे और फ्लोट हो रहे थे, और इसी बीच एक लौता अमीनो एसिड चलते 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 किसी तरह हमारे उस ओशन, ये जो हॉट ओशन है उसके बॉटम में पहुंच जाता है, और वहां के किसी वेंट के अंदर से एक ऑयल पार्टिकल उस अमीनो एसिड को एनकेस कर लेता है, एंड दैट बिकम्स माय वेरी फर्स्ट माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम life starts to emerge. And this is very, very interesting because from non-living things, we have finally started our journey of life. अब आप पूछोगे सर इसके बारे में हमको पता कैसे चला? बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मौजूद थे वहाँ पे ये देखने के लिए कि हाउ डिड दिस होल थिंग हैपन, एंड ना ही इस लाइफ के कोई फॉसिल्स हैं, बट there is something known as the biogenic carbon. आप लोगों को पता है कि it says that small traces of organic compounds are found. What was this organic compound? This organic compound later became a form of carbon 12. अब आप लोगों को पता है carbon 12 is the most important chain of life. इसी से तो organic chemistry आप लोगों की शुरू हुई थी, right? In class 11, this is where your organic chemistry starts with carbon 12. And this carbon 12 is important because carbon के बहुत सारे isotopes होते हैं, right? Carbon has carbon 12, carbon 13, carbon 14. But carbon 12 is the most lighter form of carbon. What is carbon 12? उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। कार्बन 13 के अंदर 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। अब बिकॉज कार्बन 12 इज लाइटर, ये जो माइक्रोब्स थे वो इस कार्बन का इस्तेमाल कर सकते थे, एंड वो यूजुअली हेवियर कार्बन का जो आइसोटोप होता है कार्बन 13 उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हमको जो रॉक्स मिले हैं ना इस टाइम पीरियड से, उस रॉक्स के अंदर हमको एक रेशियो मिला है जिसमें 25% ज्यादा कार्बन 12 है वर्सेस कार्बन 13, एंड ये जो रेशियो है हम यूजुअली इसको डिपिक्ट करते हैं एज बायोजेनिक कार्बन, एंड बायोजेनिक कार्बन इज बेसिकली आवर फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ। तो अब आर्कियन ईयन के दौरान आर्कियन ईयन स्टार्ट होता है विद दैट हेवी बॉम्बार्डमेंट। हेवी बॉम्बार्डमेंट के बाद धीरे धीरे अर्थ की कूलिंग होने लगती है, और अब एवरेज टेम्परेचर जो है मेरा दैट स्टार्ट्स रीचिंग अराउंड 50 to 85 डिग्री सेल्सियस। Now, इस टाइम पीरियड में एज वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम 4 बिलियन ईयर्स टू 2.5 बिलियन ईयर्स की तरफ हम जब जाने लगते हैं, इतने बड़े टाइम स्केल के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स होने लगती हैं। अब आर्कियन ईयन को भी डिफरेंट एराज में तोड़ा जाता है। यू हैव द ईओ आर्कियन एरा, पेलियो आर्कियन एरा, you have the Mesoarchean and the Neoarchean era. Now, I am not going to go into too much details of this, वरना फिर ये geological time scale का पूरा जो class है that will end up into like an 8-hour class. But what we do need to understand is small events that happen, and one of the biggest events that happens during this time period जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे थे, देखो हमने इसको अभी 1.5 बिलियन ईयर्स का टाइम दिया है, फ्रॉम 4 बिलियन ईयर्स टू 2.5 बिलियन ईयर्स। तो वो जो इनिशियली वो जो ऑयल पार्टिकल और अमीनो एसिड्स थे ना, वो डेवलप होते होते दे बिकेम प्रॉपर माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स जो डिफरेंट इनऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बढ़ा रहे थे आगे। इसी बीच क्या होता है, देयर आर सर्टेन फाइटोट्रॉपिक माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स व्हिच कम इनटू बीइंग। फाइटोट्रॉपिक मतलब जो लाइट का इस्तेमाल करती है, एंड यहाँ पे थोड़े बहुत कीमोट्रॉपिक भी आ रहे हैं विच आर यूजिंग केमिकल्स टू मेक देयर ओन फूड। तो ये लोग अपना ही लाइफ जो है व्यतीत कर रहे थे, और इस टाइम पीरियड के दौरान आप अगर एक चीज नोटिस करोगे,
मैंने एक बार भी ऑक्सीजन की बात नहीं करी है, बिकॉज द एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव ऑक्सीजन. देयर इज नो ऑक्सीजन. यहां पे कहीं पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है. तो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया कहां से? हाउ आर यू एंड मी ब्रीदिंग ऑक्सीजन राइट नाउ? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. अब ये जो मेरा 2.5 बिलियन ईयर्स से जो अब मेरा जो नेक्स्ट एरा आने वाला है, विच इज द प्रोटेरोजोइक एरा. ठीक प्रोटेरोजोइक एरा के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, एक माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म इसी पानी के सूप में, ये जो मेरा गर्म पानी का सूप है, उसमें तैरते 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 सरफेस के ऊपर आता है. और सरफेस के ऊपर उसको जैसे ही लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके और वाटर का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एनर्जी बनाता है, और उसका बाई प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन निकालता है. एंड दैट स्मॉल लिटिल माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म बिकम्स अ साइनोबैक्टीरिया. और ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इसने पहली बार क्या किया, सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए उसने अपना बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनाया. अब इस टाइम पीरियड में मैंने जैसे बताया, बहुत सारे अदर फाइटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, बट वो अपने इस पूरे प्रोसेस में कभी भी ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर रहे थे. इट वाज साइनोबैक्टीरिया व्हिच वाज डूइंग इट. और इस साइनोबैक्टीरिया ने क्या करना स्टार्ट किया, उसने धीरे धीरे देखा कि आई हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. मैं तो जाके जितना खाना बना सकता हूँ. एंड इसकी वजह से क्या होगा, ये साइनोबैक्टीरिया धीरे धीरे और मल्टीप्लाई होते रहेंगे. They will start produce. There will be more cyanobacteria that will start coming in, and through years. और ये छोटे मोटे साल की बात नहीं हो रही है, 1-2 साल की बात नहीं हो रही है. This is through a period of around 100 to 300 million years. ये साइनोबैक्टीरियाज डेवलप होने लगेंगे, और जितना ज़्यादा ये डेवलप होंगे, वो उतना ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड खींचेंगे, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहेंगे. And now what will happen? Carbon dioxide will start getting reduced. Oxygen will start getting produced. And ये जो पूरा का पूरा मेरा एनॉक्सिक एनवायरनमेंट था, या जो एनारोबिक मेरे डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स थे, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगेगा. एंड इनको ऑक्सीजन यूज करना आता ही नहीं है. सो ऑक्सीजन विल लिटरली टर्न पॉइजनस फॉर देम, राइट? अब सबसे पहले इनिशियली ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, हमारे इस वाटर बॉडीज के अंदर हो रहा था. एंड यहाँ इस टाइम पीरियड में जो मेरा वाटर था ना, वाटर वॉज नॉट द ब्लू क्लियर वाटर दैट यू सी टुडे. उस टाइम पीरियड के दौरान द वाटर यूज्ड टू बी ग्रीनिश इन कलर, बिकॉज पानी के अंदर बहुत सारे फेरस आयरन के डिफरेंट सल्फेट्स एंड हाइड्रेट्स मौजूद रहते थे. So the color of the water used to be around very greenish turquoise-ish color का. अब धीरे धीरे जब ये जो साइनोबैक्टीरियाज होंगे, वो बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे. ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे आयरन के साथ रिएक्ट करेगा. एंड यू नो व्हेन फेरस ऑक्साइड रस्ट फॉर्म्स, रस्ट का कलर क्या होता है, इट बिकम्स रेडिश इन कलर. सो द होल वाटर ऑफ द होल प्लैनेट विल स्टार्ट बिकमिंग रेड इन कलर. पूरा का पूरा जो ओशन होगा धीरे धीरे रेड कलर का बनने लग जाएगा. और जैसे ही सैचुरेशन लेवल्स पूरे हो जाएंगे, जैसे ही मेरे ये फ्री आयरन बचेगा ही नहीं ओशन के अंदर, अब ये जो ऑक्सीजन है धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जाने लगेगा. एंड द मोमेंट द ऑक्सीजन स्टार्ट्स गोइंग टू द एटमॉस्फेयर, इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू द मीथेन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. इस मीथेन के साथ रिएक्शन होके वो हमको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करेगा, the carbon dioxide will get consumed by these cyanobacteria again. अब यहाँ पे भूल मत जाना, ये जो मीथेन था और जो कार्बन डाइऑक्साइड था मेरा, they both were greenhouse gases. इन दोनों ने हमारे अर्थ को अच्छे से एक वार्म टेम्परेचर में रखा हुआ था. बट एज दिस मास प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट्स हैपनिंग, एंड हम ये प्रोटेरोजोइक एरा की तरफ एंटर करने लगते हैं, we enter one of the biggest mass extinctions that has ever happened. And इसको कहा जाता है the great oxygenation या the oxygen catastrophe. इस टाइम पीरियड में क्या था, ये जो साइनोबैक्टीरियाज थे, जो इतना ज़्यादा फल फूल रहे थे कि उन्होंने एटमॉस्फेयर से सारा का सारा
कार्बन डाइऑक्साइड ही कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बाकी हमारे एनारोबिक माइक्रोब्स जो थे वो नहीं यूज कर पा रहे थे, दे स्टार्टेड डाइंग, एंड ये जो ऑक्सीजन था दैट स्टार्टेड गोइंग इनटू द मीथेन लेयर, रिएक्टिंग विद द मीथेन लेयर, प्रोड्यूसिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड। उधर से मेरा मीथेन भी कम होने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा कंज्यूम होने लगा। इतना ज्यादा ऑक्सीजन आ गया हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में और इतना ज्यादा ऑक्सीजन आ गया हमारे ओशन में कि ये खुद साइनोबैक्टीरियाज ही खुद को खत्म करने लग गए थे। They themselves started killing each other because again you have to understand that उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था और वो कार्बन डाइऑक्साइड अब that was completely getting reduced. So during this time period what happens, both the greenhouse gases are gone, कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया और हमारा मीथेन भी चला गया, and इसकी वजह से क्या होगा, the earth will rapidly start cooling and it will enter its first ice age, which is also known as the Huronian glaciation period. अब मुझे पता है कि हम थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में थोड़ा बहुत जा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू नो दैट आवर एवोल्यूशन हैपेंड विद सच ड्रामेटिक इवेंट्स। इतनी ड्रामेटिक इवेंट्स हो रही थी हमारे एवोल्यूशन के लिए दैट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वाज हैपनिंग वी हैव टू गो थ्रू दिस होल साइकिल। नाउ this great oxygenation event marks the beginning of the Proterozoic era and Proterozoic era जो था वो बड़ा ही बोरिंग सा era था। इनफैक्ट इसके फर्स्ट बिलियन ईयर्स को हम बोरिंग बिलियंस भी कहते हैं, बिकॉज इस टाइम पीरियड में अर्थ जो इतना ज्यादा कूल हो चुका था अब वो धीरे धीरे हीट होने लगा है बिकॉज अ लॉट ऑफ साइनोबैक्टीरियाज हैव डाइड। बट आपको पता है लाइफ विल अडैप्ट एंड एट दिस पॉइंट लाइफ स्टार्ट्स अडैप्टिंग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सर्टेन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स आने लगते हैं जो पहली बार ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे साइनोबैक्टीरियाज थे वो कंप्लीटली खत्म हो गए थे, दे वर स्टिल लिविंग, बट एट दिस पॉइंट समवेयर अराउंड दिस टाइम पीरियड एक यूकैरियोटिक सेल आता है और वो आके इस पूरे साइनोबैक्टीरिया को एज अ होल खा लेता है, राइट, एंड उसको डाइजेस्ट ना करे, दैट यूकैरियोट सेल मेक्स इट अ पार्ट ऑफ इटसेल्फ and that becomes the very first time a cell was using photosynthesis for itself. and यही साइनोबैक्टीरियाज आगे जाके हमारे प्लांट्स का जो क्लोरोफिल है उसका पूर्वज बनेंगे and they will actually start the whole photosynthesis process, but it all starts here where the cyanobacteria and other photosynthetic life form begins. They start generating oxygen and then using oxygen. अब यहां से क्या होगा, we'll start entering the end towards the end of the Proterozoic era. अब Proterozoic era में क्या था, we start getting complex life forms for the first time, multicellular life forms for the first time. अब multicellularity हमारी कहीं ना कहीं आर्कियन एरा से भी स्टार्ट हो जाती है, बट जो फॉसिलाइज्ड एविडेंसेस हैं ऑफ मल्टीसेल्युलर लाइफ फॉर्म वो हमको प्रोटेरोजोइक एरा से मिलने लगते हैं। मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या है, अभी तक हमारा एक सिंगल सेल ही था जो सब कुछ कर रहा था, अब डिफरेंट सेल्स आके डिफरेंट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, एंड द लाइफ फॉर्म इज बिकमिंग अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, राइट। जैसे हमने बात की कि वी हैड अ यूकैरियोट कम इन, इससे पहले क्या थे, प्रोकैरियोट से सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, अब वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर नाउ बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट complex organisms like sponges and sphryginas and different types of fossilized remains. Up from prokaryote is when we start entering the lovely phase of the Phanerozoic eon. अब ये जो Phanerozoic eon है that starts from 541 million years ago से लेकर अभी तक, it's continuing right now, we are in this eon right now. अच्छा, वो जो पहले ऑक्सीजन का जो इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया था उसको हम मिस नहीं करेंगे, बिकॉज रिमेंबर वो जो इतना सारा ऑक्सीजन बन गया था दैट स्लोली स्टार्ट्स गिविंग अस आवर ओजोन लेयर. सो अराउंड 600 मिलियन ईयर्स अगो, राइट, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रोटेरोजोइक ईयन हमको हमारा जो ओजोन लेयर है वो मिलता है. एंड ओजोन लेयर आपको पता है, वी स्पीक अबाउट द ओजोन लेयर सो मच बिकॉज द ओजोन लेयर इज responsible for making life safer on earth, right, because it protects us from the UV radiation. हमारे जो UV radiation से protection करने के लिए वो ओजोन लेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. So that forms around 600 million years ago. Now as we start entering the Phanerozoic eon, again something amazing happens. अब ये
जो खेल होने वाला है, द गेम दैट वी आर गोइंग टू सी इज अ लॉट ऑफ एक्सटिंक्शन इवेंट्स एंड अ लॉट ऑफ लाइफ कमिंग, देन एक्सटिंक्शन, देन लाइफ, देन एक्सटिंक्शन एंड देन लाइफ. अगर आपने किसी बुक में कहीं पे पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव नोन दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मेजर ग्लेशिएशंस दैट हैव हैपेंड. बहुत सारी बड़ी बड़ी ग्लेशिएशंस हुई हैं, एक्सटिंक्शंस हुई हैं, और उसी के साथ लाइफ आया है. और ये एक्सटेंशन इवेंट्स यूजुअली होते कब थे? जब ऑक्सीजन का लेवल ऊपर या नीचे होता था. So in the Phanerozoic Aeon, the very first era that we are going to enter is the Paleozoic era. अब Paleozoic era के दौरान जो सबसे पहला पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं द कैम्ब्रियन पीरियड, इस टाइम पीरियड में हमारे जो कंडीशंस थे अर्थ के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशंस थे. हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, जो हमारे साइनोबैक्टीरिया से निकल के आए थे, उन्होंने बहुत सारा ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया था. उसी तरह जो हमारे डिफरेंट इरोजन एक्टिविटीज़ जो हो रही थी हमारे ओशंस के अंदर, उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने एक नया खोल या शेल अपने चारों तरफ बनाना शुरू कर दिया था. उसी टाइम पीरियड में वी ऑल्सो सी दैट द फर्स्ट आईज, जो पहली बार आंखें या फिर फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर ऑर्गन्स जो होते थे वो डेवलप होने लगे थे, और लिम्स या पैर, वो कार्टिलेज वाले लेग्स डेवलप होने लगे थे. सो दिस टाइम पीरियड जहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा था लाइफ फॉर्म्स में, इस कैम्ब्रियन पीरियड को हम यूजुअली द कैम्ब्रियन लाइफ एक्सप्लोजन के नाम से या द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं. बट आपको पता है कि हर अच्छी चीज़ इतने दिनों तक तो अच्छी रहने वाली है नहीं. बिकॉज ऑफ सच एक्सप्लोजन इन लाइफ, कुछ and alongside some environmental changes, ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन धीरे धीरे comes to a sudden halt. इस halt को यूजुअली कहा जाता है कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन इवेंट या फिर कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन इवेंट. अब कैम्ब्रियन पीरियड तक क्या था? हमारे पास कुछ नए कार्टिलेज वाले ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे थे. इनमें से डेवलप वो भी ऑर्गेनिजम्स हो रहे थे जो आगे जाके हमारे वर्टिब्रेट्स बनेंगे. बट ये जो ऑर्डोविशियन पीरियड अब जो शुरू होगा ना आफ्टर दिस कैम्ब्रियन पीरियड, इस ऑर्डोविशियन पीरियड में चीजें और ज्यादा बेहतर होने लगती हैं. हम इस पीरियड को एक नाम से भी जानते हैं, विच इज द ग्रेट ऑर्डोविशियन बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट. अब ये जो ग्रेट ऑर्डोविशियन बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट है, जिसको GOBE भी कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती हैं. सबसे पहला जो बड़ा डेवलपमेंट था इज द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू फिश. पहली बार फिशेस या फिश के जो हमारे मछली के जो पूर्वज थे वो आने लगते हैं. एंड एट द सेम टाइम जो हमारे सेफेलोपॉड्स हैं जैसे कि स्क्विड्स वगैरह, इनका भी साइज बढ़ने लगता है और ये बहुत ज़्यादा बड़े होने लगते हैं. लाइक जेली फिश एंड सेफेलोपॉड्स ये बहुत बड़े होने लगते हैं. एंड एट द सेम टाइम ये जो पानी में तैरते हुए हमारे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, स्पेशली जो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो धीरे धीरे लैंड के ऊपर पहुंचने लगते हैं. अब ये लैंड के ऊपर पहुंचने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे, दीज वर प्रिकर्सर ऑफ प्लांट्स. अब ये आप ये मत सोचना कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल बनने वाले हैं. यहाँ पे द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर समथिंग लाइक द मॉसेस, जो एल्गी मॉस जैसी चीजें होती है ना, उस तरह की स्मॉल लाइफ फॉर्म्स थी. बट ये कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हो गई थी. द प्रॉब्लम वॉज, इन्होंने इतना ज्यादा ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन शुरू कर दिया था दैट दे अगेन रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सो मच दैट हमारा अगला मास एक्सटिंक्शन इवेंट आ जाता है इनकी वजह से, विच इज नोन एज द ऑर्डोविशियन सिलूरियन मास एक्सटिंक्शन इवेंट. अब ये जो सिलूरियन पीरियड है जो इसके बाद स्टार्ट होता है, दिस सिलूरियन पीरियड इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इन द सिलूरियन पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो मॉसेस हमारे अर्थ के ऊपर आने लगी थी ना, क्रस्ट के ऊपर आने लगी थी, इन मॉसेस ने प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम डेवलप करना शुरू कर लिया और ये प्रॉपर प्लांट्स की तरह बनने लगे. सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स कम्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड विच इज द सिलूरियन पीरियड. अब मुझे पता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्रैम्प अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई वॉन्ट यू टू ट्रेस हाउ लाइफ इज डेवलपिंग. तो पहले कुछ भी नहीं था, टू सिंगल सेल, टू नाउ वी आर कमिंग टू वैस्कुलर प्लांट्स एंड फिशेस. अब इस टाइम पीरियड के दौरान अगेन there are going to be certain small changes, and इन changes की वजह से क्या होगा, ये जो हमारी fishes होंगी they will start developing jaws, because ये लोग क्या करेंगे, अपना जबड़ा और strong करेंगे और वो hunt करने लगेंगे different fish creatures को. और ये जो fish creatures होंगे वो हम अपनी shells को, अपने खोलों को और ज़्यादा strong बनाने लगेंगी. इनमें भी बहुत सारा evolution होगा. और इसी time period के दौरान don't forget that even the earth is changing.
अर्थ की जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं, और उस टेक्टोनिक मूवमेंट के दौरान धीरे धीरे जितने भी लैंड क्रस्ट थे, लैंड फॉर्म्स थे, वो पास आते जा रहे हैं. एंड यू नो वेयर वी आर गोइंग विद दिस. वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पैंजिया. अब ये जो सिल्यूरियन पीरियड है, दिस सिल्यूरियन पीरियड इज ऑल्सो गोइंग टू कम टू, you guessed it, another extinction period. Again, the oxygen levels will come down. Oxygen levels के ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होगा, you will have another extinction event जिसके अंदर बहुत सारा जो हमारा water life form है वो खत्म हो जाएगा. Around 86% of it will die off. But इससे again, like I said, life always finds a way. We'll enter the Devonian period. अब Devonian period is where things get even more interesting. अब वो जो बच गई थी ना थोड़ी बहुत लाइफ प्लांट की स्पीशीज और थोड़ी बहुत फिशेस की स्पीशीज, ये फिश की स्पीशीज अब शैलो वाटर की तरफ आने लगेंगी. कुछ फिश की स्पीशीज अब थोड़ा बहुत बाहर आने की कोशिश करेंगी. बिकॉज बाहर क्या है, यू हैव ये जो वैस्कुलर प्लांट्स थे, अब ये और बड़े बड़े प्लांट्स में, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू बिग ट्रीज. बड़े बड़े पेड़ों की तरफ तब्दील हो रहे हैं. और उसी तरह ये जो हमारे शैलो फिशेस हैं, ये शैलो फिशेस धीरे धीरे लैंड की तरफ आ रही हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम वंस दे एंटर लैंड वी स्टार्ट कॉलिंग देम टेट्रापॉड्स, बिकॉज ये अपने चारों पैरों पे चलने लगे हैं. एंड अगेन as the time goes by we come to another extinction event which is known as the late Devonian extinction events. अभी जो लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट्स हैं ये 2 फेजेस में होती हैं, एंड इसमें भी द लाइफ फॉर्म कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ लाइफ कम्स टू एन एंड, एंड इसमें भी अगेन लाइफ ट्राइज टू फाइंड अ वे. और ये जो मैं बार बार बताता हूँ ना, दैट देयर इज एन एक्सटिंक्शन इवेंट एंड देन लाइफ फाइंड्स अ वे, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट नेचुरल सिलेक्शन. वो जो चार्ल्स डार्विन की बात होती थी ना, वेयर एन एक्सटिंक्शन वुड हैपन एंड यू विल गेट नेचुरली सिलेक्टेड, वही हो रहा है. ये बस बात ये है कि हम बहुत सारा टाइम पीरियड एक साथ देख रहे हैं, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें बहुत जल्दी देख रहे हैं. अब ऐसा नहीं होता था कि एक चुटकी में ही एक्सटिंक्शन हो जाता था. इट वुड ऑलवेज हैपन स्लोली एंड द डाइवर्सिफिकेशन विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन अपने आप से. Then from there we start entering the last phase of the Paleozoic era, which is known as the Permian period. अब Permian period के दौरान क्या होगा, we will find that वो जो पैंजिया है, जो इतना बड़ा लैंड मास धीरे धीरे टेक्टोनिक शिफ्ट्स के साथ शिफ्ट होते होते बन रहा था, that will finally come into being. बट आप खुद सोचो, आप लोगों ने जिन्होंने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है, अगर मेरा इतना बड़ा लैंड मास जो है अर्थ के एकदम बीच में होगा, उसके साइड में तो हवा आएगी, सब कुछ रहेगा, बट इनसाइड तक, एकदम अंदर तक तो कोई भी वाटर बॉडी नहीं है. तो द इनर पार्ट्स ऑफ पैंजिया विल बिकम कंप्लीटली ड्राई, है कि नहीं? एंड बिकॉज ऑफ दैट अनदर एवोल्यूशनरी चेंज वुड हैपन, एंड दिस एवोल्यूशनरी चेंज वुड गिव बर्थ टू एमोनाइट्स. ये एमोनाइट्स बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो भी रिप्रोडक्शन चलता था वो पानी के अंदर होता था. जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा था वो एग्स को ले किया जा रहा था पानी के अंदर. इनके कोई भी हार्ड शेल्स नहीं होते थे. बट एमोनाइट्स जो होंगे वो ऐसे चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हार्ड शेल्स के अंदर जमीन पे अपने अंडे देना शुरू करेंगे. एंड दीज एमोनाइट्स आर नथिंग बट एंसेस्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स. ये एमोनाइट्स ही हैं जो हमारे रेप्टाइल्स के पूर्वज होंगे. अब यहां से वी मूव टुवर्ड्स द मेसोजोइक एरा. अब मैंने आपको बताया था, द मोमेंट वी एंटर एनी बिग टाइम पीरियड देयर मस्ट बी समथिंग बैड हैपनिंग. एंड मेसोजोइक एरा से पहले वी आल्सो रीच अनदर एक्सटिंक्शन इवेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज द पर्मियन ट्रायासिक मास एक्सटिंक्शन इवेंट, और इसको हम बहुत बार द ग्रेट डाइंग का भी नाम देते हैं. इस टाइम पीरियड में क्या था, बिकॉज पैंजिया वाज स्टिल मूविंग, अ लॉट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस स्टार्टेड हैपनिंग. बहुत सारी वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से अगेन दिस मास एक्सटिंक्शन इवेंट हैपेंस. और ये इतना बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट था कि इसमें अराउंड 96% ऑफ द वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड 70% ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, 70% जो हमारी जमीन के ऊपर थे, 96% जो पानी के अंदर थे, ये कंप्लीटली विलुप्त हो जाते हैं, कंप्लीट एक्सटिंक्शन हो जाता है इनका. बट अगेन फ्रॉम देयर
life finds another way in the Mesozoic era. And Mesozoic era is almost like the rock star era because this is the time period जब हमको पहली बार डायनासोर्स मिलेंगे. And ये डायनासोर्स कहाँ से आ रहे थे? These were these ammonites. ये एमोनाइट्स जो आगे जाके रेप्टाइल्स और सिनेप्सिड्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसमें से ये जो रेप्टाइल्स और सिनेप्सिड्स होते हैं, इन दोनों के ही आगे जाके जो पूर्वज हैं वो डायनासोर्स बनते हैं. राइट, सो नाउ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मीजोजोइक एरा. अब मीजोजोइक पीरियड में क्या था? यू हैड द ग्रेट डाइंग के अंदर मैक्सिमम स्पीशीज मर चुकी थी और इतना बड़ा जो एनवायरनमेंट मेरे पास बचा हुआ था, इसमें इनफ जगह थी जहाँ पे ये नई नई स्पीशीज आके इस एरियाज को अपने हिसाब से अपने आप को इन एरियाज के हिसाब से ढाल के अपना नया एवोल्यूशन स्टार्ट कर सके. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. अब जो पेलियोजोइक एरा के हमारे जो सर्वाइवर्स थे, जैसे टेम्नोस्पॉन्डल्स हो गए, थेरास्पिड्स हो गए. टेम्नोस्पॉन्डल्स वर दी एम्फीबियन लाइक क्रीचर्स जहाँ से आगे जाके और अच्छे अच्छे रेप्टाइल्स बनेंगे. एंड देन यू हैव दी थेरास्पिड्स जो हमारे मैमल्स के पूर्वज थे. अब उसी तरह ये जो 96% विलुप्ति के बाद जो 4% वाटर में जो लाइफ फॉर्म्स बच गई थी, दीज वर आर एंशिएंट फिशेस. एंड यहीं से यू गेट अनदर लाइफ फॉर्म विच इज द इक्थियोसॉरस. अभी जो इक्थियोसॉरस था ये हमारे पूर्वज हैं आज के जो फिशेस हैं और लार्ज वाटर मैमल्स जैसे वेल्स और डॉल्फिन्स हैं उनके. उसी तरह यहाँ पे एक नया रेप्टाइल आया था विच वॉज नोन एज द आर्कोसॉरस. ये जो आर्कोसॉरस है इसी से आगे जाके हमारे टेरोडैक्टिल्स, हमारे टायरानोसॉरस, हमारे फाइटोसॉरस, ये सारे के सारे डायनासोर्स इस छोटे से रेप्टाइल से बनते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द ट्रायासिक पीरियड. अब ट्रायासिक पीरियड से आगे जब जाते हैं तब मिलता है हमको द गोल्डन एज ऑफ द मीजोजोइक एरा विच इज नोन एज द जुरासिक पीरियड. अब जुरासिक पीरियड का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा बिकॉज ऑफ द मूवीज ऑफ जुरासिक पार्क, राइट. एंड टेक्निकली जुरासिक पीरियड में जो जुरासिक पार्क में जो डायनासोर्स दिखाए गए थे, दे यूजुअली बिलोंग टू द लेट जुरासिक एंड अर्ली क्रिटेशियस पीरियड. बट ठीक है, चलेगा, वो तो मूवी है, उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम है. बट यस, जुरासिक पीरियड में और जुरासिक और ट्रायासिक के बीच में जैसे ही पीरियड का डिवीजन आया है, आप लोगों को पता होगा, दैट मीन्स दैट सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सटिंक्शन इवेंट वुड हैव हैपेंड. एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड. अब देखिए, जो पैंजिया मेरा अराउंड 299 मिलियन ईयर्स अगो के अराउंड जो फॉर्म हुआ था, वो अच्छे से फॉर्म हो चुका था. बट एक छोटा सा डिवीजन आने लगा था ड्यूरिंग द अराउंड द नॉर्थ अमेरिकन रीजन. वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका अलग होने लगा था और इसकी वजह से थोड़ी बहुत वोल्केनिक एक्टिविटीज आ गई थी, थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज हुआ था और इसीलिए एक एक्सटिंक्शन इवेंट लेवल का इवेंट आया. और उसके बाद वहाँ से मेरा जुरासिक पीरियड स्टार्ट हुआ. जुरासिक पीरियड में अगेन बड़े बड़े वर्टिब्रेट्स और बड़ी बड़ी डिफरेंट एनिमल स्पीशीज आती हैं, जिसमें एक जो मेन एवोल्यूशन होता है इन रेप्टाइल स्पीशीज का वो है कि उनके पेट में जो गट वाला एरिया है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर एक और सैक जुड़ जाता है जो आज के मैमल्स के अंदर भी हमको मिलता है, जिसकी वजह से वो उस मेसोजोइक पीरियड के जो हार्डी प्लांट्स हैं उसको खा सकते थे. सो बेटर गट्स डेवलप होते हैं. उसी तरह वन थिंग दैट वी मेंशन्ड पासिंग में, जो थेरास्पिड्स की बात करी थी, जो हमारे अर्ली मैमल्स के पूर्वज थे, उस मैमल के ही पूर्वज दे ऑल्सो सर्वाइव्ड. और ये जो छोटे छोटे मैमल्स थे ना, वो हमारे डायनासोर्स के पैरों के ही इर्द गिर्द घूमते रहते थे, बट दे वर द मेन प्रेडिसेसर्स ऑफ अस टुडे. तो ये मैमल्स भी सर्वाइव करते हैं, ये मैमल्स भी अब धीरे धीरे थोड़े और डेवलप होते हैं. एंड फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम फेदर्स या पंख अपीयर होने लगते हैं हमारे इस एवोल्यूशनरी चेंज के अंदर. और ये जो पंख होते हैं, ये पंख वाले जो रेप्टाइल्स और डायनासोर्स होते हैं, ये अभी इतने अच्छे उड़ने वाले लोग तो नहीं थे, बट दे वर स्लोली डेवलपिंग इट. अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने ट्रायासिक पीरियड में मेंशन करना मैं भूल गया था, वो ये था कि ट्रायासिक पीरियड में वी ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग टेरोडैक्टिल्स या टेरोसॉरस, जो बेसिकली वेब्ड विंग्स के साथ उड़ने वाले डायनासोर्स होते थे. तो ट्रायासिक पीरियड में जो चीज़ की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे लैंड में रेप्टाइल्स थे, ऊपर उड़ने वाले जानवर थे और पानी में डिफरेंट लार्ज मैमल्स आ रहे थे, वो जुरासिक पीरियड में और बढ़ने लगा. एंड देन बढ़ते फाइनली अनदर मास एक्सटिंक्शन इवेंट हैपेंस, बिकॉज अगेन थोड़ी बहुत टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग की वजह से एंड क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वी गो थ्रू अनदर स्मॉल एक्सटिंक्शन इवेंट. और इस एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद जो पीरियड आता है विच इज नोन एज द क्रिटेशियस पीरियड, this becomes a very important period for us, because Cretaceous period में for the first time we see the appearance of flowers.
अभी तक जो हमारे प्लांट्स वगैरह थे वो यूजुअली फर्न्स एंड सियाड्स के नेचर के थे, बट अब वो फ्लावरिंग प्लांट्स बनने वाले हैं. सो द प्लांट लाइफ इज ऑल्सो बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स. प्लांट लाइफ के अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं. एंड यहाँ पे भी ये जो रेप्टाइल्स थे वो और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होते हैं. जो हमारा टायरानोसोरस रेक्स है वो अराउंड लेट जुरासिक और अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के दौरान आता है. टाइटेनोसोरस जो होते हैं, जो डिफरेंट हमारे ये स्टार डायनासोरस जैसे स्टेगोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स, ये सारे के सारे इसी पीरियड के दौरान हमको मिलते हैं, फ्रॉम द लेट जुरासिक टू द अर्ली क्रिटेशियस पीरियड. बट दैट्स व्हेन द बिग थिंग हैपेंस. एंड ये जो इवेंट है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज द KPG एक्सटिंक्शन इवेंट, द क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट. ये एक्सटिंक्शन इवेंट इतना बड़ा इवेंट होता है दैट इट एंड्स अप किलिंग द होल बिग डायनासोर एरा. ये होता है अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम पीरियड के दौरान, जहाँ पे दो बड़ी चीजें होती हैं. एक, बहुत सारी वॉल्केनिक इरप्शंस, एंड इसमें से जो सबसे फेमस वॉल्केनिक इरप्शंस जिसके बारे में आप और हमने ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ा है, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स. ये जो डेक्कन ट्रैप्स आज हमको महाराष्ट्र वाले एरिया में मिलता है, इतना बड़ा जो ब्लैक सॉइल वाले एरिया मिलता है, दैट वाज कंटिन्यूअस इरप्शंस ऑफ वॉल्केनोस. उसकी वजह से बहुत सारा वॉल्केनिक ऐश हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है. अ लॉट ऑफ कूलिंग स्टार्ट्स हैपनिंग. इस कूलिंग की वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड ही हमको पता चल चुका होता है कि फॉसिल्स में इतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी. मतलब जो एवोल्यूशन है वो धीरे धीरे स्टैग्नेट हो चुका था ऑलरेडी. एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा मीटियोर आके गिरता है हमारे मेक्सिको यूकाटान पेनिनसुला के वहाँ पे, और इस मीटियोर के गिरने की वजह से और इस वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हमारा KPG एक्सटिंक्शन इवेंट आता है. एंड दिस KPG एक्सटिंक्शन इवेंट marks the end of the Mesozoic era and also marks the beginning of the Cenozoic era. And ये जो Cenozoic era है, this is where you and I are now. हम अभी Cenozoic era का पार्ट है. ये Cenozoic era जो ये एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होता है, ये क्या करता है पता है? ये जो बड़े डायनासोर्स हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होने लगता है और इतना बड़ा जो मीटेरॉइड कोलिजन होता है, उसकी वजह से मैक्सिमम बड़े डायनासोर्स अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. वो या तो अब टेम्परेचर कम होने की वजह से और खाना ना मिलने की वजह से भूखे मर जाते हैं, या तो पॉइजनिंग हो जाती है, कोई उस अर्थक्वेक और इतनी सारी सुनामीज की वजह से मर जाते हैं. जो बच जाते हैं वो दीज स्मॉल मैमल्स और वो छोटे रेप्टाइल्स, और इन्हीं का अब एवोल्यूशन शुरू होता है सीनोजोइक एरा से. इनफैक्ट यहाँ पे जो बचे हुए जो हमारे मैमल्स थे, उन्हीं से हमारे डिफरेंट मार्सूपियल्स और हमारे मेमिलियंस का जो पूरा का पूरा ब्रांच है वो शुरू होता है. सो सीनोजोइक एरा, इवन दो मार्क्स द एंड ऑफ द ऑल स्टार डायनासोर एरा ऑफ द मीसोजोइक टाइम पीरियड, यहाँ से हमारा एवोल्यूशन अब स्टार्ट होगा. एंड फ्रॉम हियर वी गो फ्रॉम डायनासोर्स टू सिमियंस और चिंपैंजीज. एंड दिस इज व्हाई इट इज सो मच interesting to know all of this, because अब जब mammals यहाँ से rise होने लगते हैं, you start seeing different species of mammals. ये पूरे के पूरे अर्थ में फैलने लगते हैं. They start moving around and they also start developing their own different evolutions. जो सबसे बड़ा evolution आता है was the evolution of simians, जो अपना tail lose कर देते हैं and they start developing hands and hand-like motions. And these become the precursor of primates. ये जो हमारे प्राइमेट मंकीज होते हैं, इनको हम बहुत बार ओल्ड मंकीज भी कहते हैं, द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. वो वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है उनका सीनोजोइक एरा में. एंड फाइनली वी मीट आवर एंसेस्टर्स. यूजुअली इस फॉसिल का नाम सहेलांथ्रोपस दिया जाता है. एंड इस फॉसिल को हम कहते हैं कि दिस एग्जिस्टेड ड्यूरिंग 7 मिलियन ईयर्स अगो. और यही वो फॉसिल है जहाँ से चिंपैंजीज और ह्यूमंस का डाइवर्सिफिकेशन होता है. अब हाँ, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीनोजोइक एरा के अंदर, बट माई मेन गोल वॉज फॉर अस टू ट्रेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ, जहाँ से अर्थ की शुरुआत होती है, टिल द पॉइंट वेयर वी मीट आवर एंसेस्टर्स. हमारे पूर्वजों को हम पहली बार मिलते हैं यहाँ 7 मिलियन ईयर्स अगो पे. अब अगली वीडियो में विल टॉक अबाउट दिस एवोल्यूशन, कि किस तरह हम एक प्राइमेट या एक चिंपैंजी के पूर्वज से वी स्टार्ट बिकमिंग ह्यूमंस.
बिकॉज उसी स्टोरी के अंदर हमको मिलेगा द स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चर, उसी स्टोरी के अंदर वील फाइंड द स्टोरी ऑफ सेटलमेंट एंड सिविलाइजेशन एंड डिफरेंट कल्चर्स फॉर्मिंग एंड स्लोली मूव फ्रॉम देयर टुवर्ड्स वेयर हिस्ट्री टेक्स अस. सो कैसी लगी क्लास, हमारी पहली क्लास ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस. अगर कोई भी डाउट है, मेक श्योर यू पुट अ comment down below, or you can reach out to me. You have my Telegram channel, you have my email ID as well, and don't forget to interact. Again, I love making these videos and I would love to answer any questions or doubts you have. Don't forget to share this video if you like it, and I'll see you in the next episode. Thank you so much for watching, and bye bye.